हेलो स्टूडेंट्स, मैं के ओझा आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस फिजिक्स क्लास में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और हाई स्कूल का पेपर देने के बाद पूरी तरह से फिर से बिल्कुल तैयार होंगे अपने आगे की पढ़ाई को शुरू करने के लिए। फिजिक्स के क्लास में हम बैठे हैं तो इसका मतलब ये जरूर है कि हमारे मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमने अपने लिए निर्धारित कर रखा है, क्योंकि 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का जो सिलेबस है ये हमारे कैरियर के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स से परिचय प्राप्त किया था, इंट्रोडक्शन की क्लास हमारी हुई थी और साथ ही हम सभी ने ये वादा भी किया था कि अगली क्लास से हम सभी 11th के सिलेबस को टू द पॉइंट एक एक टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे, समझते हुए पूरे कंसेप्ट को अपने दिमाग में व्यवस्थित करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये परम आवश्यक है कि इसके कंसेप्ट को समझा जाए, इसकी परिभाषाओं को समझा जाए, नियमों को समझा जाए, सिद्धांतों को समझा जाए और सारे इक्वेशंस, फार्मूलों को हमेशा याद रखते हुए कभी भी हमारे सामने अगर फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम आता है तो बहुत बारीकी से सतर्क रहते हुए कम से कम समय में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता हम अपने अंदर रख सकें, या हमारी प्रवृत्ति हो कि हम कम से कम समय में अपने सामने आए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसे साइंस का सेंट्रल सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसका कनेक्शन केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ भी। आप लोगों ने सुना होगा, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया कि कुछ वैज्ञानिकों ने फिजिक्स को परिभाषित करते हुए, डिफाइन करते हुए ये कहा कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। भौतिकी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पूरे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अंदर होने वाली हर एक घटना का अध्ययन किया जाता है। चाहे कोई भी प्राकृतिक घटना हो, सड़क पर चलते समय हम फिसल कर क्यों नहीं गिरते, चिकने सतह पर जहां ऑयल गिरा हुआ हो, तेल गिरा हो, उस सतह पर चलने पर क्यों फिसल कर गिर जाते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय का सूर्य और क्षितिज लाल और दोपहर में सूर्य सफेद क्यों दिखता है। सूर्य के अंदर होता क्या है कि लगातार वर्षों से वो सोलर एनर्जी, लाइट और हीट एनर्जी हम लोगों को बांटता आ रहा है। कभी सूर्य के पास एनर्जी की कमी नहीं होती, वो बुझता क्यों नहीं। जो तारे टिमटिमाते हैं, बारिश की बूंदें गोलाकार ही क्यों होती हैं, दूध को उबालने पर वो ऊपर की ओर क्यों उठता है, पानी ऊपर की ओर क्यों नहीं उठता। किसी भी तरह की प्राकृतिक घटना का स्टडी हम
जिस विषय में करते हैं उसको फिजिक्स कहते हैं, और इसका विस्तार पूरे ब्रह्मांड के विस्तार के बराबर है। और हम जैसे छोटे तुच्छ बुद्धि के लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि संपूर्ण फिजिक्स के ऊपर कमांड रख सके। यदि फिजिक्स को समंदर माना जाए तो फिजिक्स में हमारे ज्ञान को उसमें से निकाला गया एक लोटा पानी समझिए। किंतु हम आप जैसे तमाम लोग थोड़ा 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 फिजिक्स का ज्ञान रख करके और पूरे समाज को उसका लाभ देने के लिए पर्याप्त है। इसलिए फिजिक्स को अच्छी तरह से समझें। आज हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके कई अन्य अलग अलग शहरों और गांवों में रहते हुए एक साथ फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के कारण वो टेक्नोलॉजी फिजिक्स की देन है। सवाल उठता है कि इस छोटे से कमरे में बैठ करके पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन कैसे किया जा सकता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने अपने कल्पनाओं के आधार पर, चिंतन के आधार पर, विभिन्न प्रयोगों के आधार पर बहुत सारे नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया, और उन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग करके हम एक कमरे में रह करके भी ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का अनुभव कर सकते हैं या उसका अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी नियम या सिद्धांत को लिखने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे पद हैं जिनका बार 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 यूज करना पड़ता है। इन टर्म्स को, इन पदों को भौतिक राशि के नाम से जाना जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से जाना जाता है। The words which are used again and again to express the physical laws or principles are known as physical quantities। वैसे शब्द जिनका बार बार उपयोग करके भौतिकी के नियमों या सिद्धांतों को लिखा जाता है, उन शब्दों को भौतिक राशि के नाम से जाना जाता है। जैसे हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ, ओम का नियम। जॉर्ज साइमन ओम साहब ने किसी चालक पदार्थ, चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के संबंध में एक नियम दिया, जिसको ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। आप सभी हाई स्कूल का पेपर देने के बाद आए हैं, आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोइंग करंट। ओम का नियम कहता है कि किसी भी चालक तार के नियत ताप पर, अगर ताप नियत हो तो किसी भी चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के प्राबल्य के समानुपाती होता है। मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब इस एक नियम को लिखने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। जैसे ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक तार से चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के प्राबल्य के समानुपाती होता है।
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 शब्दों का प्रयोग करके ओम का एक नियम बना। और फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन कहता है कि द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल लॉ और प्रिंसिपल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिन शब्दों का बार बार उपयोग करके भौतिकी के नियमों या सिद्धांतों को लिखा जाता है उनको भौतिक राशि कहते हैं। तो क्या ये सभी 27 शब्द भौतिक राशि कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? और अगर ये सभी 27 शब्द भौतिक राशि नहीं कहलाएंगे तो इनमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो भौतिक राशि कहलाने की योग्यता रखते हैं और क्यों? जवाब, भौतिक राशियों को पहचानने का एक मुख्य नियम है, एक गुण होता है भौतिक राशियों में। और भी बहुत सारे गुण हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक मौलिक गुण जो है भौतिक राशियों का, चाहे वो कोई भी भौतिक राशि हो, अपने उस गुण को कभी भी त्याग नहीं सकता। और वो गुण क्या है? अमाउंट, मैग्नीट्यूड। एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सम अमाउंट। किसी भी भौतिक राशि का कुछ न कुछ परिमाण अवश्य होता है। जो भौतिक राशि परिमाण का प्रदर्शन करती है उसको भौतिक राशि, वैसे शब्द जो परिमाण का प्रदर्शन करते हैं उन्हें भौतिक राशि कहा जाएगा। जो शब्द परिमाण का प्रदर्शन नहीं करते उन्हें भौतिक राशि नहीं कहते। जैसे पूछेंगे, जब एक शब्द है, क्या जब के पास परिमाण है? पूछिए, जब से पूछिए तुम्हारे पास परिमाण है? जब, कितना जब? कोई जवाब नहीं आएगा। इसका मतलब जब के पास कोई परिमाण नहीं है, इसलिए उसको भौतिक राशि नहीं। किसी, कितना किसी, जवाब नहीं आएगा। इसका मतलब उसके पास परिमाण नहीं है, परिमाण नहीं है, इसलिए उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहा जाएगा। लेकिन विद्युत धारा का प्राबल्य, कितना प्राबल्य, किस प्राबल्य की धारा प्रवाहित हो रही है, उसका परिमाण मिलेगा। 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। इसका मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का प्राबल्य भौतिक राशि है, इसलिए उसका वो परिमाण प्रदर्शित करता है, इसलिए भौतिक राशि। इस बोर्ड की लंबाई कितनी है? कोई पूछे, जवाब मिलेगा 2 मीटर, 4 मीटर, 8 फीट, 10 फीट। इसका मतलब लंबाई भौतिक राशि है, क्योंकि लंबाई परिमाण को प्रदर्शित करती है। द्रव्यमान, दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भैया चीनी दे दो। दुकानदार पूछता है कितनी चीनी, कितना द्रव्यमान देना है? 3 किलो। 3 kg क्या है? चीनी क्या के द्रव्यमान का परिमाण, द्रव्यमान परिमाण प्रदर्शित करता है। द्रव्यमान ऐसा शब्द है जिससे परिमाण का बोध होता है, इसलिए द्रव्यमान भौतिक राशि। वैसे शब्द जिनका बार बार उपयोग करके भौतिकी के नियमों या सिद्धांतों को लिखा जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, चाल, संवेग इत्यादि बहुत सारी भौतिक राशि। अब अभी तक ज्ञात तमाम भौतिक राशियों को उनके 2 गुणों के आधार पर विभाजित किया गया। पहला, दिशा और परिमाण के आधार पर। दूसरा, स्वतंत्रता के आधार पर। पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया कि भौतिक राशि चाहे कोई भी हो परिमाण प्रदर्शित जरूर करेगी, और कुछ उसके साथ हो या ना हो तो ये कहना बेकार है कि कोई भौतिक राशि परिमाण प्रदर्शित करती है या नहीं करती। लेकिन दिशा, हो सकता है कि कोई भौतिक राशि दिशा प्रदर्शित करती हो, कोई भौतिक राशि दिशा का प्रदर्शन ना करती हो।
किसी भौतिक राशि के बोलने या लिखने से या सुनने से हो सकता है दिशा का बोध होता हो सकता है दिशा का बोध ना होता हो। तो वे भौतिक राशियां जो निश्चित दिशा का प्रदर्शन करती हैं वह सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं, और जो भौतिक राशियां दिशा का प्रदर्शन नहीं करती वो अदिश राशि कहलाती हैं। सदिश के बारे में, अदिश के बारे में मोशन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल जो दूसरा गुण है जिसके आधार पर भौतिक राशियों को कई अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया वो है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी। स्वतंत्रता के आधार पर भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा है। एक मूल या आधारित भौतिक राशि, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 2 इज व्युत्पन्न भौतिक राशि। स्वतंत्रता के आधार पर भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा गया। पहला मूल या आधारी, फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज। दो अलग अलग प्रकार के नाम हैं इन भौतिक राशियों के, तो जाहिर है कि इनमें अंतर भी होना चाहिए। अर्थात जैसे ही हम ये बात किसी को सुनाएंगे कि भौतिक राशियां स्वतंत्रता के आधार पर दो भागों में बांटी गई हैं, एक को मूल भौतिक राशि या आधारी भौतिक राशि कहा जाता है, दूसरे को व्युत्पन्न भौतिक राशि, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो पूछेगा कि मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे कहते हैं, व्हाट आर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हमें बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे? तो स्वतंत्रता के आधार पर जब इनको डिवाइड किया गया तो सबसे पहले इनको परिभाषित करने से पहले इनकी परिभाषा को समझने के लिए स्वतंत्रता को समझना जरूरी है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? सन 1947 से पहले हम स्वतंत्र नहीं थे, आज स्वतंत्र हैं। दोनों में क्या अंतर है? 47 से पहले क्या ऐसा नहीं होता था जो अब होने लगा, जिसके कारण हम कहते हैं कि 1947 15 अगस्त के पहले हम स्वतंत्र नहीं थे और अब स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता होती क्या है? इसको समझने के लिए वैसे तो डिफिनीशंस बहुत सारे अलग अलग शब्दों में अलग अलग विद्वान इसको परिभाषित करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग साइंस के टीचर हैं, हमें फिजिकल क्वांटिटी समझनी है स्वतंत्रता के आधार पर। हमारे गुरुजी ने जो बताया था वो मैं आपको बताता हूं कि स्वतंत्रता को समझना हो तो स्वतंत्र को तोड़ दीजिए, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। स्व धन तन बराबर स्वतंत्र। स्व मीन्स अपना, तंत्र मीन्स संविधान, नियम या उसी को हम संविधान कहते हैं। वैसे राष्ट्र, वैसा व्यक्ति, वैसा समाज, वैसा संगठन जिसे अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए स्वयं नियम या सिद्धांत बनाने और उस पर अमल करने की आजादी हो, छूट हो, उसको हम कहते हैं कि स्वतंत्र है। यदि हमारा डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, इसके लिए हम खुद ही नियम बनाकर उस पर अमल करके अपना विकास कर सकने योग्य हैं,
कहेंगे कि हम स्वतंत्र हैं। और यदि स्वतंत्र का उल्टा क्या होता है? परतंत्र, परधनतंत्र। पर मतलब पराया, दूसरे का, तंत्र माने नियम या संविधान। परतंत्र किसे कहते हैं भाई? तो यदि हम अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए किसी अन्य के द्वारा बनाए गए नियमों या सिद्धांतों पर अमल करने के लिए, चलने के लिए, उसके द्वारा बनाए गए सिद्धांत का अनुसरण करने के लिए मजबूर हो, बाध्य हो, तो हम कहेंगे कि हम परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता के आधार पर मूल सभी भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहले को मूल या आधारी भौतिक राशि कहते हैं। ये भौतिक राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात इनका परिमाण ज्ञात करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब डिफिनीशन पर चलते हैं। मूल भौतिक राशि किसे कहेंगे? तो वे भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, जिनका परिमाण ज्ञात करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें मूल भौतिक राशि या आधारित भौतिक राशि, बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे लंबाई, इस बोर्ड की लंबाई अगर ज्ञात करनी हो तो लंबाई को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई? तो लंबाई का ही एक छोटा सा कोई टुकड़ा ले लेंगे, स्टैंडर्ड इकाई, एक मानक, इसको मानक कहा जाता है। मानक ले लेंगे, लंबाई का ही, लंबाई को मापना है, लंबाई का ही उससे छोटा मानक ले लेंगे और इसका उपयोग करेंगे बार 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 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.5, 11.5। अब हमने इस पेन से मेजरमेंट किया तो 11.5 पेन क्या हो गया? इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई। अब इस लंबाई को मेजर करने के लिए बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ी, तराजू की आवश्यकता नहीं हुई, बाट की जरूरत नहीं पड़ी, घड़ी की जरूरत नहीं पड़ी। केवल एक लंबाई का छोटा सा मानक लिया और उसी मानक से इसका मेजरमेंट किया। चावल खरीदने के लिए मंडी जाएंगे, 30 केजी चावल खरीदना हो तो उसके लिए मीटर की, फीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 फीट चावल दे दो, 3 मीटर चावल दे दो, 2 किलोमीटर चावल दे दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय की कोई आवश्यकता नहीं। द्रव्यमान लेना है चावल का तो द्रव्यमान ही लेंगे, एक छोटा सा लोहे का, पत्थर का, किसी भी चीज का द्रव्यमान, जो ज्ञात द्रव्यमान हो, मानक हो, उसको हम लेकर के, जैसे इतना बड़ा एक लोहे का टुकड़ा है, उसको हमने मान लिया 1 kg। अब इसके द्रव्यमान के बराबर जितने चावल का द्रव्यमान होगा उसका द्रव्यमान 1 kg कहा जाएगा। उसी का बार 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 यूज करके 30 kg, 40 kg, 500 kg, 1000 kg चावल का द्रव्यमान मिलेगा। तो वे भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें ज्ञात करने के लिए, जिनका परिमाण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको मूल या आधारी भौतिक राशि कहा जाता है। और जो भौतिक राशियां अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती हैं, या यूं कहें कि वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण 2 या 2 से अधिक मूल भौतिक राशियों के मान पर निर्भर करता है। Those physical quantities which are depends upon 2 or more basic physical quantities
आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल। वे भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती, अर्थात जिनका परिमाण ज्ञात करने के लिए दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशियों की, आधारी भौतिक राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशि के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, चाल, स्पीड। चाल एक भौतिक राशि है, हम सभी जानते हैं। अब पूछा जाए कि ये स्पीड चाल जो है ये मूल भौतिक राशि है या व्युत्पन्न भौतिक राशि है। स्पीड को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के सीरीज में रखा जाएगा या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के कॉलम में रखा। कैसे बताएंगे? तो ये पता करेंगे, ये बताने से पहले कि ये मूल है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये बताने से पहले हम इसके मूल गुण के ऊपर चर्चा करेंगे। मूल या डिराइव्ड होने के लिए क्या चाहिए भाई? तो अगर ये अपने आप में स्वतंत्र होगी, इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए केवल एक ही भौतिक राशि की सहायता लेनी पड़े, दूसरी भौतिक राशि की जरूरत ना पड़ती हो, तो ये मूल भौतिक राशि कहलाएगी। और यदि इसका मान दो या दो से अधिक अलग अलग भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर करता होगा तो इसको मूल भौतिक राशि नहीं कहेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे। चाल बराबर हम जानते हैं होता है दूरी बटा समय, मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। सपोज करें एक कोई गाड़ी है, कार है, जो 10 मिनट्स में 500 मीटर्स की दूरी तय करती है। A car travels distance 500 meters in 10 minutes। आपसे पूछा जाए इसकी चाल क्या होगी, तो इसकी चाल हो जाएगी, ये 10 मिनट t1 हो गया टाइम, ये हो गया इसका डिस्टेंस s1। इसकी चाल v1 इज इक्वल टू s1 अपॉन t1 दूरी बटा समय। v1 इज इक्वल टू s1 इज 500 अपॉन 10, ये कैंसिल हो जाएगा और v1 इज इक्वल टू 50 मीटर पर मिनट। एक मिनट में ये कार 50 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल हो जाएगी 50 मीटर पर मिनट। एक दूसरी कार है जो 10 मिनट ही चलती है, मीन्स t2 इज इक्वल टू 10 मिनट। लेकिन इस 10 मिनट समय में ये 1500 मीटर की दूरी तय करती है। 15 s2 इज इक्वल टू 1500 मीटर्स। अगर आपसे पूछा जाए इस कार की चाल क्या होगी, दूसरी कार की चाल भाई, तो दूसरी कार की चाल v2 इज इक्वल टू s2 अपॉन t2 इज इक्वल टू s2 हो जाएगा आपका क्या, s2 इज 1500 मीटर अपॉन t2 इज इक्वल टू 10 मिनट्स। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और v2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 150 मीटर पर मिनट। एक कार और है, तीसरी कार, जो 1500 मीटर की दूरी ही तय करती है, मीन्स s2 इज इक्वल टू 1500 मीटर। लेकिन इस 1500 मीटर की दूरी तय करने में इसे 25 मिनट का समय लगता है। देन t2 इज इक्वल टू 25 मिनट।
अब इसकी चाल अगर निकालनी हो, V3 इज इक्वल टू S3 अपॉन T3 इज इक्वल टू S3 इज 1500 मीटर्स, यहां लिख देंगे 1500 मीटर्स। नीचे टाइम T3 इज 25 मिनट्स, 25 मिनट्स कैंसिल आउट कराएंगे। 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 4 गुना 15 बराबर 60 मीटर पर मिनट इज इक्वल टू 60 मीटर पर मिनट। अब जरा गौर से इसको देखा जाए। यदि V1 और V2 को ध्यान से देखें, V1 और V2 की वैल्यू को ध्यान से देखा जाए, तो V1 और V2 दोनों के लिए टाइम की वैल्यू सेम है। समय का मान बराबर है, 10 मिनट इसमें भी चलती है, 10 मिनट इसमें भी चलती है। लेकिन दूरी अलग अलग होने के कारण पहली कार 500 मीटर की दूरी तय करती है 10 मिनट में, दूसरी कार 10 मिनट में 1500 मीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी S2 का मान S1 के मान से अलग होने के कारण इन दोनों का चाल परिवर्तित हो गया। इसका मतलब है कि चाल का मान दूरी के मान पर निर्भर करता है। चाल अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। चाल कोई ऐसा भौतिक राशि नहीं है जिसको चाल से मेजर किया जा सके। चाल का मान दूरी के मान पर निर्भर करता है। अगर समय कांस्टेंट भी रहे, टाइम को नियत रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए और दूरी बदल दी जाए तो वस्तु की चाल भी बदल जाती है। V2 और V3 को अगर देखा जाए तो दूसरी स्थिति में दूरी 1500 मीटर, थर्ड केस में दूरी 1500 मीटर, मतलब S2 और S3, V2 V3 के लिए S2 और S3 दोनों सेम है, 1500 मीटर। ये भी कार तो दूरी तय करती है, 1500 मीटर की दूरी तीसरी कार भी तय करती है। लेकिन दूसरी कार 1500 मीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है और तीसरी कार को 1500 मीटर की दूरी तय करने में 25 मिनट का समय लगता है। यहाँ डिस्टेंस इक्वल होने के बावजूद टाइम में डिफरेंस है। टाइम में अंतर होने के कारण, समय में अंतर होने के कारण चाल में अंतर आ गया। इसका मतलब ये है कि चाल का मान समय के मान पर भी निर्भर करता है, चाल का मान दूरी के मान पर भी निर्भर करता है। इन दोनों को देख करके पता चलता है, पहली और दूसरी कार को देख करके, दूसरी और तीसरी कार को देख करके यह पता चलता है कि चाल का मान समय के मान पर निर्भर करता है। अर्थात ये चाल, दूरी और समय दो अलग अलग भौतिक राशियों के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इसलिए इस स्पीड को बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहा जाएगा, इसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि के नाम से। भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जिनका बार बार उपयोग करके भौतिकी के नियमों या सिद्धांतों को लिखा जाता है, या कहें कि वैसे शब्द जिनके पदों में भौतिकी या के नियमों या सिद्धांतों को लिखा जाता है, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। प्रत्येक भौतिक राशि का कुछ न कुछ परिमाण अवश्य होता है। The words which are used again and again to express any physical law or principle are known as physical quantities. Every physical quantity having some amount. Derived physical quantity किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती, अर्थात जिनका परिमाण ज्ञात करने के लिए दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अलग अलग भौतिक राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशि या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब
ये मूल भौतिक राशियां, वैसे तो टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा हैं, उनको याद करना बड़ा कठिन है, लेकिन इनमें से 9 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं, 9 भौतिक राशियां ऐसी हैं जिन्हें हम अगर समझ लें, इन्हें याद रखें, तो इन्हीं 9 से मिलकर के बाकी अलग अलग भौतिक राशियों का भी निर्माण होता है। इनमें से 7 को मूल भौतिक राशि, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और बाकी 2 को सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स पूरक या संपूरक भौतिक राशि के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को ये याद रहना चाहिए। मूल भौतिक राशि कौन कौन सी है भाई? इनका एसआई मात्रक क्या है, ये याद रहना चाहिए। और इस एसआई मात्रक को किस संकेत से, कौन से सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? संकेत यहां लिख दे क्रम संख्या, क्या, ताकि आसानी से पता चल सके इनकी संख्या कितनी है। हमने क्या बताया? मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या 7 होती है और इनके पूरक राशियों की, सहायक राशियों की कुल संख्या 2 होती है। 7 और 2 9 का नाम याद रखना है, एसआई मात्रक याद रखना है और उन मात्रकों के संकेत याद रखना है। नंबर 1 इज लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। मीटर को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। नंबर 2 इज द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक हम सबको पता है, सामान लेने जाते हैं तो किलोग्राम से लेकर के आते हैं, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 8 किलोग्राम। वैसे मात्रक एक भौतिक राशि के कई कई होते हैं, लेकिन अभी यहाँ जिक्र हो रहा है एसआई मात्रक का। आगे मापन की पद्धति पढ़ेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम को केजी से सूचित किया जाता है। 5 किलोग्राम नहीं कहते, हम दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं 5 केजी चीनी। नंबर 3 इज टाइम, समय। समय का मात्रक तो बहुत सारा होता है, सेकंड, मिनट, महीना, हफ्ता, दिन, साल, लेकिन एसआई मात्रक इसका होता है सेकंड। और सेकंड को स्मॉल एस से सूचित किया जाता है। बहुत सारे लोग सेकंड को एस की सी लिख देते हैं, ये गलत तरीका है। चाहे तो पूरा सेकंड लिखें या फिर केवल एस लिखें। नंबर 4 इज विद्युत धारा का प्राबल्य या तीव्रता। विद्युत धारा का प्राबल्य, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, क्योंकि एम्पियर साहब ने इसके ऊपर बहुत काम किया था। और इसका संकेत होता है एम्पियर का कैपिटल ए, कैपिटल। नंबर 5 इज ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला। और कैंडेला को सीडी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल सीडी। नंबर 6 इज उष्मागतिक ताप, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर।
उष्मागतिक ताप, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसके ऊपर केल्विन साहब ने बहुत मेहनत किया, बहुत स्टडी किया, बहुत कुछ दिया पूरे वर्ल्ड को, इसलिए उनका नाम याद रहना चाहिए। और नाम उनका याद रहे इसलिए उष्मागतिक ताप का एसआई मात्रक केल्विन रखा गया। केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सातवां और अंतिम मूल भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ का परिमाण, इसका एसआई मात्रक होता है मोल। मोल का पूरा स्पेलिंग तो होता है MOL, लेकिन सिंबल में अगर लिखना होगा तो MOL, या तो MOL लिखेंगे, पूरा मोल नाम लिखना होगा, और सिंबल लिखेंगे तो MOL लिखेंगे, केवल M लिख करके काम नहीं चलाएंगे। इसके अलावा हमने बताया था कि ये तो हो गई मूल भौतिक राशि, या इसको आधारी भौतिक राशि भी कह सकते हैं। दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, सहायक राशियां या पूरक राशियां। यहां लिख देंगे क्रम संख्या, यहां लिख देंगे सहायक राशि, एसआई मात्रक, संकेत। केवल दो ही हैं। पहला समतल कोण, प्लेन एंगल, समतल कोण खूब पढ़ा होगा आपने समतल कोण हाई स्कूल में, 9th में, क्लास 8 में, इसलिए आपको समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप समतल कोण और दूसरा जो नाम आएगा सॉलिड एंगल, ठोस कोण, इन दोनों में अंतर को समझने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि अंतर नहीं समझने पर फिर कहीं समतल कोण और ठोस कोण को एक दूसरे के से स्थानांतरित करके अगर दिमाग में बैठा लिया, मतलब समतल कोण को ठोस कोण समझ लिया, ठोस कोण को समतल कोण समझ लिया, तो फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। और फिर सवाल जब हम लगाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए समतल कोण और ठोस कोण में अंतर समझना जरूरी है। फिर आगे चर्चा करेंगे इस पर। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, रेडियन RAD इसका सिंबल होता है। और दूसरा सॉलिड एंगल, ठोस कोण, ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को स्मॉल SR से डिनोट किया जाता है, SR। ये 7 और 2 9 मूल और सहायक भौतिक राशियों का नाम उनके एसआई मात्रक और संकेत के साथ हमें हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से मिल करके, इन्हीं को एक दूसरे से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बहुत सारी सैकड़ों भौतिक राशियों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशि के नाम से जानते हैं। वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हमें समझ में आ जाएं, इसलिए मूल भौतिक राशियों का और सहायक भौतिक राशियों का नाम, इनका सिंबल, इनका एसआई यूनिट याद रखना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने बहुत तन्मयता से सुनते हुए, वीडियो क्लास को देखते हुए अच्छी तरह से समझा होगा। फिर भी कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को हमसे शेयर करें। हम प्रयास करेंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए अगले क्लास में, या तो कमेंट बॉक्स में ही या फिर अगले क्लास में आकर के। और दूसरी बात, क्लास मिस ना करें आप लोग, क्योंकि
एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, दूसरे के बाद तीसरा टॉपिक, तीसरे के बाद चौथा टॉपिक, इस तरह से एक दूसरे से सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड होते हैं कि बीच में से एक स्टेप अगर हटा लिया जाए, किसी एक टॉपिक को आप अच्छी तरह से अगर ना समझ पाए तो फिर अगले टॉपिक को समझने में बहुत दिक्कत होती है। सो फिजिक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हर क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना बहुत ही जरूरी है, और उसके बाद घर पर थोड़ा सा अभ्यास करें। फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आसान विषय है। आप थोड़ा सा अगर सतर्क रहते हैं, एकाग्रता के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, आपको फिजिक्स में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा दावा है, हमारा वादा है आपसे। शर्त केवल एक है कि क्लास को अच्छी तरह से देखने के बाद घर पर एक बार अच्छी तरह से रिवीजन जरूर करें। शेष अगले क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।